Hello class 10th students. This is date 9th of June 2020. क्लास 10th साइंस में केमिस्ट्री चल रहा है। फिजिक्स का चैप्टर हो चुका है करंट इलेक्ट्रिसिटी। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर चल रहा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसमें लेक्चर नंबर 3 में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर दिया था। कम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन और उसी में एक्सोथर्मिक और रेस्पिरेशन रिएक्शन सिखाया गया था। अब तीसरा जो हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है दैट इज आवर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो तीसरा वाला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज आवर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है दैट इज आवर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो एनसीईआरटी का बुक निकाल लो अपना। बिना बुक निकाले हुए क्या पढ़ोगे? किताब निकालो ना, एनसीईआरटी का बुक निकाल लो। एनसीईआरटी का बुक, उसमें ये चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एनसीईआरटी में, उसमें एक्टिविटी 1.9 देखना है। एक्टिविटी 1.9 देखना है और फिगर 1.8। एक्टिविटी 1.9 और फिगर 1.8। एक्टिविटी 1.9 और फिगर 1.8 है ना। उसी में आपको दिख रहा होगा एक्टिविटी में क्या करने के लिए बोला है। बोला आयरन का नेल्स लेने के लिए पढ़ो। एक्टिविटी एक बार पढ़ लिया जाए, आप लोग अपने बुक से पढ़ो। एक्टिविटी में बोला 3 आयरन नेल लेने के लिए। देखो एक्टिविटी 1.9 फिगर 1.8 3 आयरन नेल लेने के लिए बोला है और उसको सैंड पेपर से रब कर लेने के लिए बोला है। ठीक है, सैंड पेपर से उसको रब करने के लिए पहले बोला है। अब 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, नाम ए और बी। एक टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब में 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डायग्राम में दिख रहा होगा, ब्लू कलर का होता है। 9th में भी पढ़ाया गया था। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का होता है। वैसे 9th में पढ़ाया जाता है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का नहीं होता है। कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल्स होता है वो ब्लू होता है। उसको जब एक्वस फॉर्म में डालोगे, सॉल्यूशन बनाओगे, तो पूरा सॉल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का हो जाता है। तो 2 टेस्ट ट्यूब लेने के लिए बोला था, ए और बी। दोनों में 10 मिलीलीटर बोलता है। पढ़ो, देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन पुट करके रखने के लिए। अब बोला 3 आयरन नेल में से किसी 2 आयरन नेल को 2 टेस्ट ट्यूब में से किसी एक टेस्ट ट्यूब के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दो। बोला है थोड़े देर के बाद नोटिस करने के लिए क्या क्या हुआ। ठीक है, थोड़े देर के बाद नोटिस करने के लिए बोला है क्या क्या हुआ। थोड़े देर के बाद नोटिस करने के लिए बोला है क्या क्या हुआ। एक्चुअली में क्या होगा आप लोग वहां पर देख रहे हैं, वो जो ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, देखो डायग्राम बनाया हुआ है, उस ब्लू का कलर धीरे धीरे फेड कर जाएगा। फेड, FADE, फेड। फेड का मतलब जो है वो हल्का हो जाना होता है। धीरे धीरे वो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो फेड हो जाएगा, फेडिश हो जाएगा, फेड हो जाएगा, खत्म होने लगेगा। ब्लू कलर बिल्कुल जो है वो फेड हो जाएगा। और वो जो आयरन नेल था, जब उसको बाहर निकालोगे, आयरन नेल को जब बाहर निकालोगे तो उस आयरन नेल के ऊपर तुमको ब्राउन कलर का कोटिंग दिखने लगेगा। 3 नेल लेने के लिए बोला था, जिन दोनों को डाला है कॉपर सल्फेट में और फिर बाहर निकालोगे थोड़ी देर के बाद तो उसमें कोटिंग दिखेगा। और एक आयरन नेल को नहीं डालना था तो वो बिल्कुल जैसा है वैसा ही दिखेगा। तो ये रिएक्शन आप लोगों को इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाया गया है। ये जो रिएक्शन है उसमें हुआ क्या, अगर आप ध्यान से देखते हैं, ये आयरन था Fe, इसको ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ जब आयरन रिएक्ट किया तो आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से, कॉपर सल्फेट जैसे Cu2+ और SO4 2- है ना। बट इसमें आयंस के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में आगे पढ़ना है। अभी सिर्फ ऐसे ही जान लो कि कॉपर सल्फेट CuSO4 में से आयरन जो है वो उस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ढकेल देगा। कॉपर जो है चला जाएगा बाहर और ये FeSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। Fe जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो FeSO4 बना देगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस का मतलब हटाना हुआ। तो क्या हुआ डेफिनेशन में, अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive element from its compound। तो आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था, जब रिएक्शन में डाला तो कॉपर सल्फेट के कंपाउंड में से
को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर बाहर चले गया और कॉपर सल्फेट फेरस सल्फेट बन गया। इस वजह से उसका कलर चेंज हो गया, वो ब्लू से फेड करता हुआ फेडिश कलर हो गया, फेडिश ब्लूइश ग्रीनिश इस फॉर्म में दिखता है, फेड कर गया। फेड का मतलब हल्का होना होता है, डायग्राम किताब में दिख रहा होगा। और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। यही जो डिस्प्लेस्ड कॉपर है वो इस आयरन नेल के ऊपर, ये जो तुमने आयरन नेल डाला था उसी आयरन नेल के ऊपर ये जो कॉपर है वो डिपॉजिट होते हुए तुमको दिखेगा। यही कॉपर इस आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, यही कॉपर उस आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, ब्राउनिश रेडिश कलर का, जिस फॉर्म में भी हो, है ना। तो ये आपका रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हुआ क्या, आयरन ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, कंपाउंड में लेस, आयरन के तुलना में कॉपर लेस रिएक्टिव, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। और ऐसे ही रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, इसमें बोथ metals and non-metals take part in displacement reaction। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेटल ही टेक पार्ट करे, मेटल नॉन मेटल दोनों ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। बट बुक में आपका जो एग्जांपल्स दिया हुआ उसको हम लोग देखते हैं। ये जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ नहीं, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो बार बार बात आ रहा है, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ने कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दिया। तो उसके लिए एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि कौन सा मेटल दूसरे वाले मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है, या फिर कौन सा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव है ना। तो इसका तो बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। 9th में, 10th में, 11th में, 12th में केमिस्ट्री में हम लोग ये सब चीज पढ़ते रहते हैं। बट फिलहाल के लिए हम लोगों को एक सीरीज याद करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए हम लोगों को एक रिएक्टिविटी सीरीज याद करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए हम लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज याद करना पड़ेगा, है ना। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसके बारे में आपको मेटल्स नॉन मेटल्स जो केमिस्ट्री का चैप्टर 3 है उसमें पढ़ना है। बट अभी के लिए ऐसे जान के रखना है कि सारा मेटल्स रिएक्टिव होता है। 10th क्लास में हम लोग आ गए, इतना तो मालूम है कि सारा मेटल्स ही रिएक्टिव है। अब उन सारे मेटल्स जो रिएक्टिव है उसमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, कम रिएक्टिव कौन है, उसको शो करता हुआ एक टेबल है, एक सीरीज है, इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ये आपको याद करना पड़ेगा। ये रिएक्टिविटी सीरीज कैसे बनाया गया है तो उसका उपाय आपको सबसे पहले मेटल नॉन मेटल चैप्टर में करवाया जाएगा। बाकी जो लोग साइंस ऑफ करेंगे 10th 11th 12th हर साल आपको पढ़ना ही है कि आखिर रिएक्टिविटी सीरीज कैसे बनाया जाता है। बट फिलहाल अभी आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करना पड़ेगा। इसमें कुछ नॉन मेटल्स जो कि जनरली केमिस्ट्री में हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें जो ज्यादा रिएक्टिव है और कम रिएक्टिव है उसको एक सीरीज में रख करके आपको याद कर लेना है ना। तो इस तरह से याद करना है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। और ये एरो मार्क ऊपर की तरफ है, देखो एरो मार्क ऊपर की तरफ, एरो मार्क ऊपर की तरफ, मतलब ये सब कम रिएक्टिव है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो ज्यादा रिएक्टिव, ये कम रिएक्टिव, ऊपर की तरफ जाते तो ज्यादा रिएक्टिव, ये कम रिएक्टिव, ऊपर जाते जाते ज्यादा रिएक्टिव। इस रिएक्टिविटी सीरीज को पहले हम लोग लिख लेंगे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। एरो मार्क ऊपर की तरफ है, मतलब ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले के कंपैरिजन में, ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये सीरीज कैसे बनाया गया इसके बारे में मेटल्स नॉन मेटल्स में चर्चा करेंगे। अभी आपको याद कर लेना है। अब इसको याद करने का एक ट्रिक भी है जो कि साइड में आपको लिखवाया गया है। अगर याद करना होगा तो करना, अदरवाइज मोटा मोटी थोड़ा याद रखना कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, मोटा मोटी याद करना है। ये इसका ट्रिक याद करने का ये है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा। इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा। ठीक है, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ठीक है, ये प्लीज, पी से पोटेशियम है, एस से सोडियम है, सी से कैल्शियम है, एम से मैग्नीशियम है, ए से एल्यूमिनियम है, सी से फिर कार्बन है, सी ए से
फिर Z से जेब्रा है मतलब जिंक, I से I, T से T, L से L, H से H, C से C, S से S, G से G. Please stop calling me a careless zebra. Instead try learn या फिर learning how copper shapes gold. इससे आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करने में सहूलियत मिलेगा. वैसे आप जैसे याद कर ले वैसे चलेगा. ठीक है. तो अब नेक्स्ट रिएक्शन, तो इसी रिएक्शन में देखिए आयरन प्लस कॉपर सल्फेट था, है ना. तो आयरन यहाँ पर है, कॉपर यहाँ पर है, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ? तो आयरन. तो किसको डिस्प्लेस कर दिया? कॉपर को. उसी तरह से यहाँ पर देखते हैं जिंक कॉपर सल्फेट है ना. तो जिंक और कॉपर में अगर मुकाबला हो जाए तो जिंक यहाँ पर है, कॉपर, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव, इसने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को. जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. वैसे लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, तो लेड अभी भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, डिस्प्लेस कर दिया. दिस इज लेड क्लोराइड प्लस कॉपर. अब खुद से भरो Cu प्लस H2SO4 कितना होगा, है ना. तो दिस विल बी CuSO4 प्लस H2. ऐसे होगा? नहीं होगा. ठीक है. क्यों नहीं होगा? कॉपर और हाइड्रोजन में जब मुकाबला होगा तो कॉपर हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है. कॉपर हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है. कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको फ्लो में ये आंसर मत लिख देना. ये जैसा था वैसा ही रह जाएगा, किसी तरह का कोई रिएक्शन अकर नहीं करेगा. नो रिएक्शन या फिर नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा बिकॉज आप लोग जान ही रहे हैं कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड. ठीक है. बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टेक पार्ट इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ज्यादा रिएक्टिव कौन है, कम रिएक्टिव कौन है? तो उसके लिए एटलीस्ट मेटल्स में जो ज्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, उसको याद करने के लिए हमारे पास है रिएक्टिविटी सीरीज. इस रिएक्टिविटी सीरीज का इस्तेमाल करते हुए हम लोग जान सकते हैं कि एक कंपाउंड में से कौन सा रिएक्टिव मेटल दूसरे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा. ये सब एग्जांपल एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है. ट्राई टू मेक श्योर. पहले क्लास में बताया था केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में जिसका डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक में है उन रिएक्शंस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करो. बाकी डेफिनेशन वगैरह तो याद करना ही है. रिएक्टिविटी सीरीज याद करने के लिए प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा. इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर शेप्स गोल्ड. प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा. इंस्टेड ट्राई लर्न या फिर लर्निंग हाउ कॉपर शेप्स गोल्ड. या यही याद करो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. तो दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसको आप लोग नोट करके इसको रखो. तो अब आगे बढ़ते हैं. अब एनसीईआरटी का एक्टिविटी 1.10, एक्टिविटी 1.10, एक्टिविटी 1.10, एक्टिविटी 1.10 को देखो और उसमें बोला गया है एक्वस सॉल्यूशन लेना है सोडियम सल्फेट का और बेरियम क्लोराइड का. सॉल्यूशन लेना है सोडियम सल्फेट का और बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेना है और दोनों को मिक्स करना है. बोला है मिक्स करने के बाद आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि एक इनसॉल्यूबल टाइप का पाउडर्ड फॉर्म में एक सब्सटेंस रिएक्शन के नीचे जाकर के सेटल डाउन हो जाते हुए आपको दिखेगा. ठीक है. ये जो इनसॉल्यूबल टाइप का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, रिएक्शन जब रिएक्टेंट को जब हमने सॉल्यूशन फॉर्म में मिक्स किया हो और एक इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट सब्सटेंस बन रहा हो पाउडर्ड फॉर्म में, जो कि रिएक्शन के नीचे जाकर के सेटल डाउन हो जाता हो, उसको हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट. और इसके बारे में पहले भी बताया था. और अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. इट्स कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. बट ये नहीं पढ़ना है, मतलब पढ़ना तो है ही, मतलब 4th नंबर का जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसमें पहले डेफिनेशन लिख लो.
a type of chemical reaction in which there is an exchange of ions. अब ions का exchange है. A type of chemical reaction in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction. यहाँ पर भी displacement होना है but ions exchange होकर के, ठीक है. A type of chemical reaction in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction. जैसे इस रिएक्शन में सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेकर के मिक्स करेंगे तो ये एक इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट बनेगा, इसका नाम है बेरियम सल्फेट और सॉल्यूशन में ही रह जाएगा हमारा सोडियम क्लोराइड. अब हुआ क्या, सोडियम का चार्ज हमने क्लास 9th में याद किया था +1 है, सल्फेट इज अ पॉलीएटॉमिक आयन, इसका चार्ज 2-, बेरियम 20 के बाहर है, याद करना पड़ेगा 2+ है, क्लोरीन का हम लोग 9th क्लास में याद किया था माइनस था. तो आयन एक्सचेंज ये जो Na है ये देख रहे हो ये एक्सचेंज पहले SO4 के साथ था बट इसने अपना आयन एक्सचेंज कर लिया. ये बेरियम वाला एक्सचेंज करके सल्फेट के साथ आ गया, मार्क देखो बेरियम वाला एक्सचेंज करके सल्फेट के साथ आ गया और सोडियम वाला एक्सचेंज करके क्लोरीन के साथ चला गया. तो ये बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया. और ऐसा होते समय ये जो बेरियम सल्फेट है ये पाया गया कि ये इस केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट तो बना बट ये इनसॉल्यूबल है, ये प्रेसिपिटेट पाउडर्ड फॉर्म में रिएक्शन के नीचे जाकर के सेटल डाउन हो जाता है. इसी को हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं. तो सामने जो एग्जांपल लिखा गया है वो डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल तो है ही बट इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. इन बोर्ड एग्जामिनेशंस यू हैव टू रिमेंबर द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट. तो बेरियम सल्फेट का कलर जो है वो व्हाइट कलर का होगा, प्रेसिपिटेट का कलर याद करना पड़ेगा. बेरियम सल्फेट का जो प्रेसिपिटेट है वो व्हाइट कलर का होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस. उसी तरह से एक्टिविटी 1.2 शुरू में ही था, पहले भी लिखवाया गया है, ये बैलेंसिंग में भी लिखवाया गया. केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल में भी एक बार और एक्टिविटी 1.2 देख लो, शुरुआत के ही पेज में है. इसमें बोला गया था लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाने में तो एक यहाँ पर भी एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग कहते हैं लेड आयोडाइड. और पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो एक्वस फॉर्म में रिएक्शन में ही रह जाता है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लेड की वैलेंसी, वैसे लेड शोज वेरिएबल वैलेंसी बट इस केस में 2+ है और NO3 हमने क्लास 9 में पढ़ा था -1 है, पोटेशियम के ऊपर क्लास 9 में पढ़ा था +1 है, आयोडीन के ऊपर -1 है. आयन का एक्सचेंज हो जाता है, ये लेड आ गया आयोडीन के साथ, ये लेड आ गया आयोडीन के साथ, ये लेड आ गया आयोडीन के साथ, ये लेड आ गया आयोडीन के साथ और ये पोटेशियम आ गया नाइट्रेट के साथ, पोटेशियम आ गया नाइट्रेट के साथ, पोटेशियम आ गया नाइट्रेट के साथ. तो क्या हुआ यहाँ पर आयन एक्सचेंज हुआ. बाय चांस पता चला कि इस रिएक्शन में भी एक येलो कलर का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ पाउडर्ड फॉर्म में जो कि इस रिएक्शन में इनसॉल्यूबल रहा. तो ये वाला भी जो एग्जांपल है बोर्ड पे ये डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है. लेड आयोडाइड इज येलो प्रेसिपिटेट, बेरियम सल्फेट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट, बेरियम सल्फेट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट, लेड आयोडाइड इज येलो प्रेसिपिटेट. यू हैव टू रिमेंबर द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट. और वैसे प्रेसिपिटेट का कोई डेफिनेशन तो नहीं हो पाएगा बट ऐसे जबरदस्ती अगर लिखना हो तो एन इनसॉल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म प्रोडक्ट के फॉर्म में ही आएगा. An insoluble substance formed during mixing of reactants is called a precipitate. और मिक्स नहीं करना है मतलब केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, रिएक्टेंट आया जा रहा किसी का भी नहीं, सॉल्यूशन फॉर्म में होना चाहिए. is called a precipitate and a chemical reaction in which precipitate is formed is called a precipitation reaction. तो जैसे हम लोग कल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे तो साथ में एक्सोथर्मिक रेस्पिरेशन इन सब के बारे में पढ़ना पड़ गया, उसी तरह से आज डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ते पढ़ते प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आ गया और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते पढ़ते रिएक्टिविटी सीरीज आ गया. तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारा खत्म हो गया. क्लास 10th में आपका 4 ही तरह का केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना था, है ना. कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन में 3 था, थर्मल, फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डेफिनेशन याद कर ले. 4 लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर में 80% सिलेबस कवर कर चुके हैं, थोड़ा सा ही बाकी, मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा. तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा. वीडियो को लाइक जरूर कर देना,
चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा करके रखो। और 3 तारीख से ही क्लास चल रहा है बच्चों, 1 महीने से बहुत ज़्यादा क्लास हो चुका है, तो ट्राई करें आप लोग अपना अपना पेमेंट करने का, ट्राई करें अपना अपना पेमेंट जो है वो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड पर जल्दी से जल्दी कर लेने का, ठीक है। क्योंकि आप लोग पेपर में पढ़े होंगे अगस्त के भी एंड में आप लोगों का स्कूल खुलने का है, अगस्त के एंड में स्कूल खुलने का है ना। तो क्लास रेगुलर चलते रहे, उसके लिए आप लोग ट्राई करें कि अपना अपना फी का पेमेंट जो है वो करते रहे, ठीक है। यही तक रहेगा। थैंक यू।